कीजिए बच्चों, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सरफेस है, ठीक। तो इसके साथ एक प्लस का साइन बनाएंगे, ये क्या होगा, नॉर्मल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना, मैंने आपको कल क्या टेक्निक बताई थी कि जो लाइट रे टुवर्ड्स द मीडियम आ रही हो, अच्छा इस वक्त एरो टुवर्ड्स है ना, तो ये कौन सी रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। बच्चों ऐसा मत सोचो कि जो रे हवा में है यार हर केस में वही इंसिडेंट है तो हर दफा हवा वाली इंसिडेंट होगी, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो, हाँ जो 100 स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेते वो मेरा ख्याल है वही वाले ज्यादातर वही है जो फोरकास्ट पे आगे जा चुके हैं आधी पौनी बेसिक्स के साथ। अब उनको मैं क्या कहूँ यार, मैंने तो बहुत मिन्नतें भी की हैं लिटरली, अब नहीं आते तो क्या किया जाए। खैर तो ये आपके पास, अब बच्चों देखिए ये आ रहा है इस तरह से, अगर ये लाइट रे आपको समझ है ना, आप देखो बच्चों, अगर ये लाइट रे हवा में ही चलती रहती तो इट वुड हैव ट्रेवल्ड इसी रास्ते पे। लेकिन जरा बताइए कि इस वक्त लाइट रेज कहां से जा रही है, एयर टू ग्लास ना, यानी लाइटर टू डेंसर। एलडीटी याद है, लाइटर टू डेंसर जाए तो टी फॉर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है जी। ये फर्स्ट पेज है और वो संडे वाले लेक्चर ही कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे बताएं, देखें ये लाइट रे असल रास्ता छोड़ के इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सी, असल रास्ता छोड़ के ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो ये होगी। देखो ये ना कहो कि जो लाइट रे ग्लास के अंदर है वो रिफ्रैक्टेड है, ऐसे मत सोचो। यूं सोचो कि जो रे असली रास्ता छोड़कर नए रास्ते पे जा रही है वो रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं बच्चों। जो लाइट रे टुवर्ड्स द मीडियम आए, चाहे वो ग्लास के अंदर हो, हवा में हो, आसमान पे हो, जमीन पे हो, वो इंसिडेंट रे है। जो लाइट रे असली रास्ता छोड़ के नए रास्ते पे जाए वो रिफ्रैक्टेड रे है, भले वो ग्लास के अंदर हो, बाहर हो, पानी में हो, जमीन पे हो, आसमान पे हो, कि नहीं। जी जी मैं करता हूँ जी, 5:15 देता हूँ ब्रेक। अब जरा सोचो, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ जो बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये समझ में आ गया बच्चों। अब तो देखिए इतने डायग्राम्स मैंने 7-8 डायग्राम्स ये कर दिए, अभी थोड़े से और करता हूँ। अब आओ जरा जो बात आपको ना कान खोलेगी आपके, जरा देखें। जरा गौर कीजिए बच्चों, ये अब आपके पास ऐसे, ये ग्लास है, बाहर हवा है, अब लाइट रे ग्लास से बाहर जा रही है हवा में। जरा इसका नॉर्मल रफ स्केचिंग कर रहे हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे की जरा वो बनाओ कि हवा में जाके क्या करेगी। डिस्कशन नहीं अपनी, पीछे मत देखे मुड़ के, इसको सिर्फ इधर से ही करो। अगर इसकी टूवर्ड्स अभी रफली करना है, देखो असली रास्ता थोड़ा सा इससे अंदर हो जाओ, ये मेजरमेंट अभी अगला टॉपिक यही होगा। जी जी मुस्तफा ऐसा है, बट फिलहाल चलो वो अगली एडवांस बात। ये मरियम साकिब मेरा ख्याल है आप क्लास की स्टूडेंट नहीं है ना बच्चों, तो आपने जरा स्टार्ट मिस किया होगा इसलिए समझ नहीं आ रही। तो आई होप अगर आपने आज पहले दिन ज्वाइन किया, आप कहीं नए बैच की तो नहीं हो बच्चों, मरियम आप नए बैच की तो नहीं है, उसकी टाइमिंग तो 7:15। अरे आपको नहीं इस क्लास में होना चाहिए, ये तो पुरानी क्लास है, ये आपके सीनियर्स का बैच चल रहा है बच्चे जो अक्टूबर में अपेयर हो रहे हैं। आपकी टाइमिंग 7:15 to 9:30 है मेरे साथ, आपने इसी लिंक पे 7:15 शार्प क्लास में एंटर होना है। अच्छा फिर तो यूर अपेयरिंग इन अक्टूबर,
तो आप किस स्कूल के हो? मैं तो फिर अभी तो मैं इनका बस कोर्स आखिर में ले जाने वाला हूँ। अभी आपने इसके पहले 2 लेक्चर्स मिस किए ना, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ जाहिर है, ये थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा BMI में आप, अच्छा चलें। तो बच्चों आप देखिए, इसमें यहां पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये देखो ये आपके पास सरफेस है। और गौर कीजिए, तो अभी रफली कर रहा हूं, डू यू रिमेंबर ये रफ स्केचिंग चल रही है, प्रॉपर डी वी रख के भी आगे करेंगे। ये आपके पास आ गया नॉर्मल। जरा बच्चों 1 मिनट बाद बड़े काम किए, मुझे बताएं ये रे इस वक्त रिफ्रैक्टेड रे है या इंसिडेंट? टेल मी क्लियरली। हाँ जी, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल सही है बच्चों। वहां आपका आंसर गलत था, इसमें जरा इसको क्लियर कर लीजिए। ये इंसिडेंट रे है इस वक्त। देखिए जो लाइट रे टुवर्ड्स द मीडियम जाए, टुवर्ड्स, एरो देखो ना, टुवर्ड्स द मीडियम, ये इंसिडेंट रे है। इसलिए कह रहा था हमेशा हवा वाली रे इंसिडेंट नहीं होती। जो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या थी? द रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीडियम। तो अब एयर ग्लास दोनों मीडियम ही है ना, तो ये टुवर्ड्स द मीडियम जा रहा है। अब चेंज इन मीडियम हो रहा है, इधर ग्लास टू एयर जा रही है रे। तो गौर करो, अब ये जा रही है रे ऐसे करके। मुझे बताएं बच्चों, इस रे का रिफ्रैक्टेड रे बनाना है अगर, तो आप सोचो कि ये लाइट रे अगर ग्लास ही में चलती रहती तो इस रास्ते पे जाती ना। हमेशा पहले उसका एक्चुअल पाथ ऐसे डॉटेड में मार्क करो। ये हरकतें एमसीक्यूज में काम आएंगी, समझ आई? कि अगर लाइट रे ग्लास के अंदर ही रहती तो इसी रास्ते पे चलती है ना। लेकिन अब बताओ, इट्स गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर या एयर टू ग्लास? बोलो, ये रे कहां जा रही है? ग्लास टू एयर। तो ये लाइटर टू डेंसर है या डेंसर टू लाइटर जा रही है? बोलो, डेंसर टू लाइटर। तो डेंसर टू लाइटर में तो डीएलए, डेंसर टू लाइटर में डीएलए मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेंसर टू लाइटर में ए फॉर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये असल रास्ता है, बट इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल यूं चली जाएगी। बस अंदाजन असली रास्ते से, नॉर्मल से बजाय असली रास्ते पे जाती, टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा यूं दिखा। अब ये रे क्या कहलाएगी बच्चों? इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये ना समझो कि हवा में तो जी ये कैसे रिफ्रैक्टेड, भाई रिफ्रैक्टेड इसलिए कि उसने अपना असली रास्ता छोड़कर डिविएट किया है एक नए रास्ते पे, तो उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये क्लियर कट समझ लें। मरियम बच्चे, मुझे आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, बट सिंस यू आर अ न्यू मेंबर ऑफ द क्लास आई कैन नॉट गो बैक टू द होल चैप्टर ना। तो आप आई होप समझ रहे हैं कि ये तो पूरा बैच को मैंने आगे लेके चलना है। तो अभी एक आज के दिन मैं कैसे फिर आपको हेल्प कर सकता हूँ? ये तो पूरा सेशन आप अटेंड करते तो आपको फिर फायदा होता है उसमें। आई वुड लव टू हेल्प, लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ ज्यादा। चलिए जी, तो यहां तक आपके पास। अब बच्चों ये बात समझ में आई सबको? देखिए इसमें ये चीज जो आपने देखी कि ये असली रास्ता है, ये इधर जा रही है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमने यूं कर लिया इसको, जी बिलाल दोबारा देखें। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइट रे असली रास्ते पे यूं जा रही है, ठीक है। ये लाइट रे का असली रास्ता ये था ना? बिलाल बताना जरा यस नो में। जी जी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। ये लाइट रे का असली रास्ता था, बट जब ये ग्लास टू एयर जाती है तो सोचो तसल्ली से, ग्लास टू एयर जाना डेंसर टू लाइटर जाना है या लाइटर टू डेंसर?
बोलो बिलाल, डेंसर टू लाइटर, डेंसर टू लाइटर। तो डेंसर टू लाइटर में वो वर्ड याद है, डीएलए लगेगा या एलडीटी? डीएलए क्या लगेगा बिलाल? ठीक है जी, तो डीएलए डेंसर टू लाइटर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, ए फॉर अवे। तो ये असली रास्ता है यार, देखो बात सुनो, ये असली रास्ता है ना। अगर मैं लाइट रे ऐसे बना देता यूं, तो ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ना होता बिलाल। तो इसलिए ये तो नहीं जाएगा डेंसर टू लाइटर में, तो वो असली रास्ता छोड़ के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से अवे मूव करता है, ऐसे उधर, कि नहीं? चलिए अब बताओ, ये इंसिडेंट रे था क्योंकि ये टुवर्ड्स द मीडियम जा रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे है क्योंकि इसने असली रास्ता छोड़ के नया रास्ता इख्तियार किया। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रे जा रही है ये कौन सा बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्यों जी? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्यों जी? नहीं, इसको अब दो रेज हो ना तो एक इंसिडेंट एक रिफ्रैक्टेड होगा। इमर्जेंट रे, तीन रेज का वो डायग्राम पैटर्न बने तब नाम लो। इमर्जेंट रे का नाम इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो जरलाला ये क्लियर हुआ। नॉर्मल के साथ देखिए एंगल्स वो नाम देते हैं जो नॉर्मल के साथ रेज एंगल बनाती है। तो ये होगा ऐसे। जी जी महा, वो उस पे मैं आऊंगा। 10th वाला केस पे आइए जी। जल्दी से इसका जरा मुझे पाथवे बना के दें, नॉर्मल और इसका रिफ्रैक्टेड रे का रफ पाथवे, रफ स्केचिंग है ये, जल्दी कीजिएगा। तो ये लेबलिंग्स भी करते रहो हर चीज की। जी आरिज, आपने आरिज कल की क्लास मिस की है तो रिकॉर्डिंग्स में देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, फिर इसकी लॉजिक क्लियर होगी। वो याद से आज क्लास एंड होते ही ना प्लीज जरा बैठ के लेक्चर्स कर लेना, चाहे थोड़ा रात लेट भी हो जाए, वो करके ये बड़ा इजी लगेगा। डोंट वरी, बहुत इजी कर दिया काम। देखो, अच्छा जी, आप जरा बच्चों देखो, ये आपके पास है सरफेस, ठीक है, दिस इज द सरफेस, और अब यहां से आपके पास ये नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, ये रे कौन सी रे कहूं? शुड आई कॉल इट रिफ्रैक्टेड रे या इंसिडेंट रे? तो क्लियर है ना जी, इसे इंसिडेंट रे कहूंगा बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मीडियम। और ये इसका, अब देखो, अब इस रे का जरा गौर कीजिए, देखिए नॉर्मल तो रफ बन गया। अब पहले इसका असल पाथवे, अगर ये लाइट रे बच्चों ग्लास ही में ट्रैवल करती रहती, सी, तो इट वुड हैव ट्रैवल्ड ऑन दिस पाथ, राइट? ये रे का असली पाथ है, अगर ये ग्लास के अंदर ही चलती रहती तो इस रास्ते पे जाती, एक्चुअल पाथ ही है। लेकिन जब मीडियम बदलता है तो हमने कल क्या पढ़ा था कि लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाती है, असली रास्ता छोड़ के नए रास्ते पे जाती है। उसके लॉस थे कि ग्लास टू एयर इज अ डेंसर टू लाइटर मूवमेंट, राइट? तो डेंसर टू लाइटर में रेज हमेशा याद रखें, लॉ पढ़ा था कल हमने वो 4 पिन एक्सपेरिमेंट से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो जरा मुझे बताएं कि ये जब यूं असली रास्ता है तो क्या लाइट रे जोन ए में जाएगी या जोन बी में? बताना जरा, कहां जानी चाहिए लाइट रे? जी बिल्कुल, तो लाइट रे असली रास्ता छोड़ के नॉर्मल की तरफ नहीं बेंड करेगी, तरफ नहीं जाएगी बल्कि अवे जाएगी। तो ये इधर से रफली यूं दिखा दें कि यूं अवे चलेगी, सी, इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मजीद अवे, तो जोन बी में रे चली गई। तो ये एरो मार्क करें। अब ये वो रे है
जिसने असली रास्ता छोड़ के डिविएट किया है, तो डिविएट होने वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, भले वो चाहे जन्नत में हो, जहन्नुम में, आसमान पे, जमीन पे। जो रे असली रास्ता छोड़ के नए रास्ते पे जाती है वो रिफ्रैक्टेड होती है, चाहे वो ग्लास के अंदर ऐसा हरकत करे या बाहर करे, है नहीं। और जो रे टुवर्ड्स द मीडियम जाए वो इंसिडेंट है। तो अब ये इंसिडेंट रे, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इस पूरे नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनता है, यू गेट इट, ये पूरा नॉर्मल, ये है ना नॉर्मल, इसके साथ जो पूरा एंगल बनता है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो देखिए मैं आपको ये, हालांकि इतना इसको ड्रैग नहीं करना बनता, लेकिन ये जरा तसल्ली से चीजें करना जरूरी है, ताकि आपको फिर आगे जो क्वेश्चन टॉपिक कराऊं वो सही क्लियर हो। अब जरा देखिए कि अगर ऐसे हो तो इधर बनाइए जल्दी से। यार वैसे असद इसको समझ लिया है तो फिर स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है, वैसे समझ आ रही है सही। चलो ये हो गया, ये समझो, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं यार, इसको समझ के करेंगे। हो गया, चलिए। तो बच्चों अब जरा आप दिमाग लगाओ खुद, ये सही होना चाहिए, जल्दी करो। फिर सवाल समझ नहीं आया आपका, आप पिछला लेक्चर फिर देखोगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज। असल में उसकी रिकॉर्डिंग मिस हुई है ना, तो उधर लिंक नहीं बन पा रहा आपसे, वरना ये इतना इजी हो गया काम। अभी मैं इसलिए फीडबैक सबसे ले रहा था, तो बहुत आसान लग गया अब। तो बच्चों अब देखो, ये रे टुवर्ड्स द मीडियम आ रही है ना, तो इसे इंसिडेंट रे कहूंगा। और अब इसका देखो, ये असली पाथवे बनता है। हमेशा असली ट्रैक रफली बनाना है पहले, ये सब रफ स्केचिंग है। बताओ, ग्लास टू एयर जा रही है तो डेंसर टू लाइटर जा रही है, तो एक शॉर्टकट क्या वर्ड बनाया था, डेंसर टू लाइटर, डीएलए। लॉ नंबर 3 था, याद है, रिफ्रैक्शन का। डेंसर टू लाइटर हो तो ए फॉर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है। तो जरा बताओ, लाइट रे जोन ए में जाएगी या बी में? असली रास्ता छोड़ के विल इट कम इन जोन ए या जोन बी? बोलो जी। तो असली रास्ता ये है, तो ये नॉर्मल से अवे का मतलब है कि नॉर्मल वाली इस लाइन से मजीद असली रास्ता छोड़ के इधर आई तो ये तो टूवर्ड्स होगा। देखो इधर आई तो ये तो नॉर्मल की तरफ झुक गया है समझो, तो ये नहीं होगा, बल्कि इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। यानी असली रास्ता छोड़ के अवे, नॉर्मल से अवे, समझ गई जी? आ रहा हूँ ना सर, ये अगला टॉपिक है जो आप पूछ रहे हो, आता हूँ। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि दिस रे हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, इट हैज डिविएटेड। तो दिस इज द नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस नॉर्मल के साथ बनने वाला, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्यों जी? आप जरा इसको बनाइए बच्चों, ये रे, फिर मैं वाटर के केस पे आता हूं, जल्दी करना। समीर इसका आगे जवाब दूंगा, शायन इसका भी एंगल ढूंढने की बात आगे करेंगे, फिलहाल तो सिर्फ रफ स्केचिंग है।
हाँ जी, यहां तक क्लियर है सबको? तो ये आपके पास ये सरफेस है, तो ये आपके पास नॉर्मल बन गया ऐसे, ठीक है। तो बच्चों अब गौर करो, ये लाइट रे, ये लाइट रे का असली पाथवे था, ठीक, ये असली पाथवे। तो डेंसर टू लाइटर जा रही है ना, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो असली रास्ता छोड़ के ये नॉर्मल से मजीद अवे, समझ आई? नहीं शायद ऐसा नहीं है, ये फिलहाल लग रहा है ऐसा। जी अब्दुल्ला, मैंने बताया था इक्विवेलेंस में 1100 मार्क्स में से 800 ओ लेवल के, 300 ए लेवल के। ये रूल है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए बोले उसका जरा ध्यान पहले अच्छा करना है, उसको सही करें। लेकिन देखिए ये बेशक मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा, किसी को भी हिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं असल में ये जिनको फोरकास्ट पे ग्रेड्स मिल चुके हैं, यूनिवर्सिटीज अंदर की खबर ये है कि वो सोच रही हैं कि यार इन मई जून 2020 वाले जो पर्चों के बगैर आगे आए ए ग्रेड लेके, इनको चेक करने के वो तरीके बनाएंगे। अभी आपकी यूनिवर्सिटी में 2 साल है, तो उस तक वो कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाएंगे कि यार मई जून 2020 का जो 2022 में बच्चा यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगा, उसमें मई जून 2020 फोरकास्ट से जो ग्रेड्स लेकर गए, इस पे आजकल काम हो रहा है। अंदरूने खाना की खबरें ये चल रही हैं कि इन बच्चों के लिए कोई इंटरव्यू का तरीका होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिससे कॉम्पनसेट एट द एंड आप ओ लेवल वाले सारे बराबर हो जाएंगे। ये टेंशन ना लें कि शायद उनको कोई फेवर मिल गया। इतना मजाक नहीं होता यार। तो इसलिए बेसिक्स अच्छी रखें कि अगर वो आपसे कुछ एंट्री टेस्ट में ओ लेवल की चीजें पूछें भी, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं अब्दुल्ला, ये गलत बात है। बिल्कुल सही बात ये है कि 1100 में से 800 मार्क्स, 800 आउट ऑफ 1100 आपका ओ लेवल है। इक्वलेंस में ये 8 सब्जेक्ट्स के 8 मार्क्स, 800 मार्क्स। जी बस जैन ये छोड़िए, ये तो खैर, ये तो आपने बल्कि उस दिन मुझे कोई बच्चा इवन बता रहा था कि लम्स वाले तो बल्कि कहना भी शुरू हो गए। तो ये चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। आपके एंट्री टेस्ट में वो ओ लेवल का कंटेंट डालेंगे, वो तो खैर आता भी है, लेकिन जरा जिसने पढ़ा होगा उसी को आएगा ना। A2 वालों के साथ देखिए ये था कि ये बहुत अर्जेंट मसला था ना, तो उनको, अच्छा A2 वालों के साथ आपको पता है उन्होंने क्या किया? A2 वालों को वही रिजल्ट उठा के दे दिया जो AS में था। वजह, क्योंकि वाकई में ये बात सही है कि नॉर्मली AS में जो रिजल्ट आता है ना, लगभग उसी के 5-10% ऊपर नीचे ए लेवल A2 का भी होता है। तो बहुत ही पढ़ना छोड़ दे तो खराब हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मली, तो उनके साथ ठीक हुआ है वो, चूंकि ओ लेवल की इक्वलेंस उनकी सही है, 800 नंबर उसी के थे। वो अब एंट्री टेस्ट में चेक हो जाएंगे ना। मकसद ये है कि फंसाया हुआ है हर तरफ से भाई, जान नहीं छूटने वाली, कि बंदा क्या हो जाएगा ऐसी। तो ये अब इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये आपके पास यूं जाएगा ऐसे करके। अब ये एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जी जी, बाकी अल्लाह के हर काम में बेहतरी है जी। उससे क्वेश्चन करने वाले हम नहीं है कोई कि ये क्यों हुआ है। तो उसकी मर्जी, जो भी वो करना चाहे, हम उसके गुलाम है, वो हमें जैसा बोलेगा हम करेंगे। जरा बच्चों आइए अब इस पे, ये वाली जरा रे बनाए, जल्दी करो। नहीं, जो बाकी अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं यार, उन्होंने तो प्रॉपर एग्जाम इंशाल्लाह दे के जाना है, सारा सिस्टम उसी तरह होगा, तो उनको तो नॉर्मल तरीका ही जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ ये जो नॉर्मली जिनको ग्रेड मिल गए, वो चेक हो जाएंगे, डोंट वरी। अगर आप कर रहे हो काम, तो जो भी है आपको कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, मकसद कहने का ये। तो बच्चों अब देखो, यहां से ये सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए ना, यहाँ पे नॉर्मल तो बनाना आ गया हमें रफली। देखो रफ ड्राइंग आएगी तो एक्यूरेट भी बन जाएगी।
अब ये लाइट रे का असली पाथवे, ठीक है, दिस इज द रियल पाथवे। तो लाइट रे असली पाथवे छोड़ के अब नॉर्मल की तरफ तो नहीं झुकेगी ना, नॉर्मल से अवे झुकेगी, तो लाइट रे यूं जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए ग्लास वाले। अब जरा दो तीन केसेस वाटर वाले भी देखें, स्केचेस रिलेटेड टू वाटर, ठीक है जी। जरा हेडिंग डालो रफ स्केचिंग इन केस ऑफ वाटर। अब देखिए मसला ये है कि खुद सोचो यार, ऑप्टिक्स में से एक सवाल आएगा थ्योरी में, वेव्स में से एक सवाल आएगा, थर्मल में से एक सवाल आएगा, तो तीन सवाल आपने के रह गए हैं बस। बाकी तो पूरा कोर्स हो चुका है भाई। वो जो 11 क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन ए और ई में से आते हैं, 8 क्वेश्चन उससे आएंगे, 2-3 सवाल इधर से आ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ सुस्तियां ना करो, काम जल्दी से कंप्लीट करना है इसमें। अब देखो बच्चों, ये पानी है, मिसाल दिस इज वाटर इनसाइड एंड दिस इज एयर। यार अगर समझ लिया है तो छोड़ो स्क्रीनशॉट्स, वो वाला केसेस, ये ड्राइंग टाइप काम को समझना था, सिर्फ समझ आ गई अहमद वैसे। अब पानी से एयर में अगर हमने आना हो, या चलिए ऐसे करते, फर्ज कीजिए जी लाइट रे आ रही है ऐसे, जल्दी से इसका, तो वीडियो बंद कर दो, इसकी मुझे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जल्दी से बना के दो। जी मुस्तफा, आगे हम करेंगे इसको भी कल तक बच्चों। बस ये रिफ्रैक्शन का इंशाल्लाह आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर लेंसेज तो मैं आ जाऊंगा, वो तो आसान से ये जल्दी हो जाएगा। अब देखिए ये सरफेस है, ये पानी की सरफेस है ना, तो आपने क्या किया कि इसके साथ ये नॉर्मल बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ड्राइंग होगी सबकी, तो अब इस लाइट रे का असली पाथवे देखिए ये बनता था, जरा गौर से देखो। अच्छा बताओ ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड या इंसिडेंट? तो ये इंसिडेंट रे, क्योंकि इट्स कमिंग टुवर्ड्स द मीडियम, चाहे वो हवा में हो या पानी में, जिधर भी टुवर्ड्स द मीडियम जो है वो इंसिडेंट है। तो बताना, लाइट रे इस वक्त लाइटर टू डेंसर मूव कर रही है या डेंसर टू लाइटर? लाइटर टू डेंसर, तो क्या लफ्ज लगेगा? एलडीटी, लाइटर टू डेंसर में टी फॉर टुवर्ड्स, तो लाइटर टू डेंसर में ये टी फॉर टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे झुक जाएगा। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे झुक जाएगा, क्यों जी? तो ये टुवर्ड्स आ जाएगा, तो ये वीडियो बंद कर दो। ये सही बनाया मैंने बच्चों? अच्छा ये फेक तो ही है। अब जरा बच्चों देखो, ये इंसिडेंट रे है, तो ये असली रास्ता छोड़ के जो रे जा रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है। आपको पक्की लेबलिंग आनी चाहिए। अब देखो ना, ये इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये रिफ्रैक्टेड रे है तो इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, बच्चों गौर करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल्स के साथ बनते हैं, रे और नॉर्मल के बीच।
ठीक है, ये क्लियर हुआ? कोई है जिसका ये गलत हुआ हो? ये सपोज वाटर है, ये एयर है। अब अगर लाइट रे ऐसे आ जाए तो इसका मुझे जरा रिफ्रैक्टेड रे बनाओ। फिर तीसरी पिक्चर पे आते हैं, ये वाटर है, ये एयर है। आप ना ये देख रहे हो कि चैप्टर इतने रह गए, असल में सवाल है भाई, वेव्स में से एक क्वेश्चन, ऑप्टिक्स का एक सवाल, थर्मल से एक सवाल, ठीक है। तो काम असल में जो कर लिया वो जरूरी है, उसको प्लीज पक्का कर ले जल्द से जल्द। ये दोनों सेक्शंस ए और ई बच्चों आप खुद देखना, आप ए लेवल्स में ना मुझे दुआएं देंगे कि यार किसी ने बड़ा मेहनत से करा दिया था। अब ये ऑप्टिक्स का सेक्शन ए लेवल में है ही नहीं, बट वेव्स और थर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी आएगा। नहीं अभी जैन है, ये चैप्टर है थोड़ा, बट ये ओले उसके लिए भी ये जरूरी चीज है, आसान है, मुफ्त के मार्क्स हैं यार। एटीपी में ये ऑप्टिक्स बहुत आता है आपके इस लेवल पे, तो वो बहुत आसान सवाल होंगे। अच्छा जी, ये केस देखो बच्चों, ये सरफेस है, ये सरफेस हो गई ना, तो ऐसे सरफेस को हाईलाइट करके उसके साथ एक प्लस का साइन रफली बना लें, क्या ये नॉर्मल नहीं होगा? 90 का एंगल है देखो। अब ये इंसिडेंट रे है क्योंकि इट्स कमिंग टुवर्ड्स द मीडियम। अब आपको पता है ये बात है, मैं बोल ही जाऊंगा, ठीक है। जरा गौर से देखो कि ये लाइट रे का, ये इसका असली पाथवे था, ये लाइट रे का असली पाथ था अगर ये एयर में ही चलती जाती। बट अब चूंकि एयर से वाटर आ रही है, यानी लाइटर टू डेंसर, तो इट विल बेंड एलडीपी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं सबूर अब ईयरलीज करनी है, टॉपिकल्स अब इन चैप्टरों की चूंकि इतनी छोटी छोटी है ना, टाइम जाया करने वाली बात है, आप जरा फुल कोर्स को अप्लाई करना सीखें। इनकी ये ऑप्टिक्स और वेव्स टाइप चैप्टरों की तो डायरेक्ट ईयरलीज भी काफी होती है, मैं अक्सर औकात इसकी टॉपिकल्स कराता नहीं अनलेस वो बहुत ही नीडेड हो। बताना बच्चों, ये लाइट रे जोन ए में जाएगी अब या बी में जाएगी? कौन से जोन में जाएगी? तो देखो असली रास्ता ये है, बट ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो लाइटर टू डेंसर, ये टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे आ जाएगी, ठीक। तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे बिकॉज दिस रे इज डिविएटिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। नहीं इमर्जेंट रे इसमें नहीं होगी, जिसमें दो रेज हो तो बस एक इंसिडेंट एक रिफ्रैक्टेड होगी। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट का बन रहा है, और देखो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो ये एंगल बन रहा है छोटा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ आई? नहीं सभी नोट्स मत बनाइए, जो प्रैक्टिस है इसकी सिर्फ कर लें एक दफा, लिख कर ये करके करना जरूरी है। अच्छा अब जरा गौर कीजिए कि अगर लाइट रे ऐसे आ रही हो, इसकी मुझे जरा रे कंप्लीट, ये थर्ड केस पे, नहीं बिस्मा रेगुलर इरेगुलर रिफ्रैक्शन नहीं होती, रिफ्रैक्शन एक ही तरह, रिफ्लेक्शन अलबत्ता हो सकती है, वो भी हमने सिर्फ डेफिनेशन की हद तक पढ़ा है। आपके कोर्स में रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन है। और देखो ये सरफेस है और ये नॉर्मल है। अब मुझे ये बताइए कि ये लाइट रे ये सीधी जा रही है, तो ये लाइट रे सीधी जा रही है, व्हाट वुड इट डू? इस वक्त ये डेंसर टू लाइटर बच्चों जा रही है या लाइटर टू डेंसर? जी डेंसर से लाइटर, वाटर से एयर में जाना इज डेंसर टू लाइटर, तो डीएलए, वो पूरा लॉ का जुमला देखो इस दो लफ्जों में कवर हो गया, डीएलए डेंसर टू लाइटर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
तो डेंसर टू लाइटर में, अच्छा अवे का क्या मतलब है, जोन ए में जाऊं या जोन बी में? जी, तो असली रास्ता नाप के ऐसे, तो नॉर्मल से मजीद अवे ये रास्ता बनता है ना, तो इट्स गोना बेंड अवे, तो ये होगा। तो अब ये इंसिडेंट रे है जो टुवर्ड्स द मीडियम जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बात समझ आई? क्यों जी, क्लैरिटी है सबको? ये पानी है जी, और सपोज दिस इज एयर। ये सरफेस है, ये नॉर्मल है। जरा ये वाला केस करें। तो देखिए जी, इसका असली पाथवे तो बनता है ये वाला, ठीक। अगर ये रे पानी में ही चलती रहती तो इस रास्ते पे जाती, बट चूंकि यह मीडियम बदल रहा है, जब भी मीडियम चेंज हो, लाइट रे अपना असली रास्ता छोड़ के रिफ्रैक्ट कर जाती है। अब चूंकि पानी से एयर में जा रही है रे, तो डेंसर टू लाइटर मूवमेंट में इट विल बेंड अवे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये केस नहीं हो जाएगा जी। यार मैं आऊंगा इस बात। बस अभी ऐसा बच्चे, ये नमाज की ब्रेक 5 मिनट के देखे ना, मैं 6:15 तक आपकी फिजिक्स ओवर करूंगा आपसे। बस ये केस हो गया तो करते हैं ब्रेक करके। तो इंसिडेंट रे है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड रे है जिसने असली रास्ता छोड़ा है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अच्छा मतलब मैं इसके बाद आगे एक टॉपिक करूंगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ। आप 5 मिनट नमाज की ब्रेक लें, 5:34, मैक्सिमम 5:44 पे आप वापस बैठे हो प्लीज। फिर आगे फिजिक्स ही करूंगा, अभी जाना नहीं फिजिक्स वालों ने। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि देखो, आप एक वो 4 पिंस वाला एक्सपेरिमेंट सेटअप करो, जैसे 4 पिंस का याद है ना तजुर्बा कैसे किया था। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप 50 डिग्री रखवाएं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस प्रैक्टिकल में जब चेक करोगे ना, तो फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 50, योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 30.7। रिफ्लेक्शन में इक्वल होता है, रिफ्रैक्शन में तो ये एंगल इक्वल नहीं हो सकता, याद है? देखो ना यार, बेंड हुआ है ना, तो ये आएगा। ये वो रिजल्ट्स हैं, सुनो बच्चों, these are those results which will be obtained after a practical experiment। अच्छा फर्ज कीजिए अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री रखवाते हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्रीज रखवाते हो, ठीक है, पिंस ऐसे रखते हो, और जालमों इकट्ठे हो जाओ एक दफा यार। माइक म्यूट नहीं है मेरा यार, माइक तो चल रहा है। बच्चों मैं कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं बता रहा हूँ, देखो सिंपल बात है। आप एक ग्लास, यार वो 4 पिंस एक्सपेरिमेंट फॉर रिफ्रैक्शन याद है? वो 2 पिंस इधर लगाते हैं, 2 पिंस इधर लगाते हैं, और वो बीच वाली, वो जो 2 पिंस इधर लगा के पूरा एक्सपेरिमेंट था, वो वाला। ठीक है, अब सुनो, अपनी ऑडियो चेक कर लीजिए यार, मुझे तो ठीक आ रही है यहाँ पे अपनी आवाज। नाउ वॉच, मैं ये कह रहा था कि उसी 4 पिंस एक्सपेरिमेंट में, ये मैं वही 4 पिंस वाला तजर्बा कर रहा हूं, कि अगर आप उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री रखवाएं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल में चेक करोगे ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30.7 ही निकलेगा ग्लास के केस में। कभी करके देख लो प्रैक्टिकली बेशक, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 रखवाओ ना,
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्ट 30.7 ही निकलेगा। ठीक है, आप समझ आई? नहीं मोहम्मद, इट विल नॉट वेरी विद द थिकनेस, आई टेल यू, एक ही रिजल्ट होगा, थिकनेस डजंट मैटर। अच्छा, इसी तरह सपोज फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री रखवा लें, तो उस वक्त आप जब कैलकुलेट करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 28.8 डिग्रीज होगा। प्रैक्टिकल में अगर इसको देखो थोड़ा सा, आप पिंस को नजदीक कर लो अगर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने 40 रखवाया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर 28.8 डिग्रीज निकलेगा। आप पूछ रहे हो ना कैसे, ये प्रैक्टिकल से नहीं महद यार, 4 पिंस एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्शन के लिए था असल में, वो रिफ्लेक्शन के लिए भी यूज होता है मिरर वाला, वो अलग चीज है, समझ आई? ये मैं उस रिफ्रैक्शन वाले 4 पिंस की बात कर रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग मी। इसी तरह बच्चों, अगर अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप 30 डिग्री रखवा लें एक्सपेरिमेंट में, पिंस और ऐसी अलाइन कर दें कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा, तो आपका रिजल्ट प्रैक्टिकल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस लिहाज से फिर 22.2 डिग्री निकलेगा। समझ रहे हो? 22.2 डिग्री फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब उतना होगा। जी साहब, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई, दोबारा बताएं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन व्हाट अगेन? जी जी अफान रुको जरा, मैं बताता हूँ। जी बताइए जी साहब, क्या आप पूछ रहे थे? द होल लॉ? यार अभी तो मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, आप लेट तो नहीं आए हो? नहीं नहीं, यूनिटरी नहीं लगता। अभी रुक जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ आपको एंड पे समझ में आ जाएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। सुने, ओ भाई इसको सुन लो, आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए हो सारे, इधर देखो। ओ ये कोई इतनी साइंस नहीं बोल रहा यार, आपको 4 पिन एक्सपेरिमेंट भूल गए? वो जो 4 पिन लगाते हैं, 2 इधर 2 इधर, इंसिडेंट रे जोड़ते हैं, इमरजेंट रे जोड़ते हैं, इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस को जोड़ते हैं, याद आया? ओ भाई ये वही तजुर्बा है, ये वही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री रखूं ना, पिन्स ऐसे रखूं कि जब उन्हें पिन्स को रिमूव करके इंसिडेंट रे जोड़ूं तो नॉर्मल के साथ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 बनेगा ना, तो उस वक्त चेक करना उस तजुर्बे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका एग्जैक्ट 30.7 आ रहा होगा। ये कह रहा हूं, वो ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट है भाई, ग्लास स्लैब वाला। याद आया? रिवाइज करें कोशिश प्लीज उसी दिन। आपने यार ये साथ मिस तो नहीं किया भाई इस चैप्टर, फिर आप लोग इसलिए चंद बच्चे तो मुझसे पूछ रहे हैं जी कौन सा एक्सपेरिमेंट सर 4 पिन्स वाला? भाई वो कल किया था हमने, अगर आपने कल का लेक्चर मिस किया हुआ है तो फिर कैसे बताऊं कि क्या किया था मैंने? वो जरा उसकी रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना। और ये रिकॉर्डिंग रोज रोज नहीं आएंगी बच्चों, ये बड़ा औखा काम है यार, सबको ये लिंक बनाना फिर भेजना। ये बस हम वो मोहर्रम की थी इसलिए कोशिश करो क्लास रेगुलर अटेंड करो, होश के साथ समझ के, मैं समझा के जाऊंगा आगे मुझे जरूरत। लेकिन ना ये खुद अगर आप मैं रिकॉर्डिंग के चक्करों में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि वो फिर बच्चा उस दिन कहता है चल कल देख लूंगा, कल देख लो फिर क्या हुआ है, चंद ने किया चंद ने नहीं किया। उसका लिंक भेजा हुआ था मैंने सबको, नहीं आया तो एकेडमी के नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको भेज देंगे वो। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, तो अब अगर पहले वो रिकॉर्डिंग देखो, कल वाली देखोगे फिर ये कहानी समझ में आएगी, वरना तो समझ ही नहीं लगेगी क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब सुनो, तो ये समझ आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब अगर मैं उसी एक्सपेरिमेंट में पिंस थोड़ी सी ऐसे और उधर ले जाऊं, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो ना छोटा कर दूं 40 डिग्री, तो उसी तजुर्बे में चेक कर लेना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर 28.8 डिग्री आ रहा होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में 30 डिग्री रख के तजुर्बा करूं तो फिर ये आएगा। आपने इन रिजल्ट्स को याद नहीं रखना, मैं इस चीज से एक प्रूफ देना चाह रहा हूं, डायरेक्ट रटा नहीं लगवा रहा, ये वैल्यूज नहीं याद करनी, इसका पर्पस सुनो। रुक जाइए अब। तो ये रिजल्ट्स आते
अगर तजुर्बा करते, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप इसमें 50 रखते तो रिफ्रैक्शन एंगल कंफर्म यही निकलता, आप प्रैक्टिकल जाके करके देख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रखोगे तो रिफ्रैक्शन यही निकलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 रखोगे रिफ्रैक्शन यही निकलेगा, एंड इसी तरह ये टेबल आगे जा सकता है। बट हमें 3 रिजल्ट्स काफी हैं, अब सुन लो यार। मुझे ये बताइए बच्चों, मैथमेटिक्स में एक वैल्यू है साइन, SINE, साइन, याद है, साइन कॉस टैन, शॉर्ट में उसे SIN लिखते हैं। सर मुझे साइन आए ओवर साइन आर, साइन आए ओवर साइन आर, ये तीसरा टेबल इसका ये बनाओ। साइन आए यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। जरा तीसरे में ये रेशो अब जरा चेक करें, सब लोग जरा ध्यान करें जी, एवरीबॉडी वॉच जी। मर्जी है बनाना चाहो तो ये मैं सारा आपको ना एक प्रूफ करा रहा हूं, बजाय मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला रटा लगवाता, इसका मकसद समझा रहा हूं। तो करना चाहो तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में छाप लेना। सुनो, एक मिनट यार छोड़ दो लिखना, जरा मुझे एक बात बताएं। देखिए साइन आए यानी साइन ऑफ 50 डिग्री ओवर साइन आर यानी साइन ऑफ 30.7 डिग्रीज, इसका जवाब कितना आता है? साइन 50, अच्छा डिग्री मोड रख के कैलकुलेटर पे करना आता है ना, ये तो डिग्री मोड रखो, चलो जी मेरा कैलकुलेटर तो फारिग हो गया जी। चलो इसका सेल खत्म है। आप देखिए जी, जरा सुनो जरा बच्चों, साइन आए साइन 50 ओवर साइन 30.7, जरा अपने अपने कैलकुलेटर्स पे करो क्या जवाब आ रहा है। डिग्री मोड रख के देखो, साइन 50 ओवर साइन 30.7 कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है एग्जैक्ट 1.50 या 1.5, चले जीरो को जाने देते, 1.5 जवाब आ रहा है। ठीक है, डिग्री मोड वो होता है यार, वो जो छोटा सा नहीं ऊपर कैलकुलेटर की टॉप पे छोटा सा डी लिखा होता है, वो रख के ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, तो जवाब सही है। क्लास में सोए हुए थे सारे चंद, मेरा ख्याल क्या चक्कर है भाई। तो आपका साइन आर ओवर साइन आर में इस कॉम्बो से जवाब आ रहा है 1 पॉइंट, बोलो क्या, 1.5। चलो जी, डिग्री मोड भूला हुआ है सबको। डिग्री मोड क्या होता था भाई? कैलकुलेटर की टॉप स्क्रीन पे वो छोटा सा डी, उसे डिग्री मोड बोलते हो। नहीं, वो सेट बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन कई बार चेंज भी हो जाता है, ऊपर जी या आर लिखा हुआ तो नहीं चलेगा कैलकुलेटर। जी जी चलिए जी ये 1.5 आ गए। साइन 50 ओवर साइन 30.7 का जवाब 1.5 आ रहा है। अफान आपका 0.9 क्यों आ रहा है यार? दोबारा चेक करो, ऊपर देखो स्क्रीन पे छोटा सा डी लिखा हुआ है, तो प्रेस करो ना, साइन 50 डिवाइड बाय साइन 30.7। जी जी ठीक है, तो फिर करो, फिर क्यों गलत आ रहा है? साइन 50 ब्रैकेट यूज कर लो ना, या ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट भी हो जाता है। ओ यार क्या हो गया यार, अब कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना आ रहा। नहीं नहीं, मैं कैरी ऑन के चक्कर में नहीं, मैं ये देख रहा हूँ। देखो अफान बात सुनो यार, लिखो जरा कैलकुलेटर जीरो पे लाओ, पहले लिखो साइन 50। आपका वो साइन से के बाद ब्रैकेट तो नहीं खुल रहा? साइन के बाद ब्रैकेट तो नहीं खुल रहा? बोलो भाई, नहीं खुल रहा। अच्छा, साइन 50 डिवाइड दबाओ,
साइन 30.7 दबाओ, इक्वल टू लिखो। नहीं डिवाइड से भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? पहले तो मैं सुन रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। चलिए आगे जी। अच्छा अब ये 1.5 आ गया, ऐसे करो जरा बच्चों कैलकुलेटर पे सुनो। अब जरा आप कैलकुलेटर पे जरा सेकंड रिजल्ट को टाइप करके देखें। साइन आई ओवर साइन आर, हर दफा ये लिखो जरा। अब साइन आई अगर 40 डिग्री है, इंसिडेंट 40 है तो रिफ्रैक्टेड 28.8 है, तो जरा करें साइन 40 ओवर साइन 28.8, ये कितना आता है चेक करो। और यार अभी ये 1.33 किधर से आ गया? ओए होए सॉरी यार, एक बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से। एक सेकंड, वो मैं एक और चीज कर गया हूँ, एक मिनट, सॉरी गड़बड़ हो गई है जी। ये रिजल्ट्स चेंज कर रहे हैं, ये वो मैंने वो नोट्स रजिस्टर से डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। ये एंगल ऑफ जब इंसिडेंट 40 होगा तो ये 25.5 होगा, सॉरी 25.3, सॉरी ये चेंज करो बच्चों। नहीं सिर्फ ये वैल्यूज गलत है, वो मैं असल में वाटर वाली वैल्यू छाप रहा था, इंसिडेंट मैंने उसके लिए, और ये तो इसलिए ये याद नहीं करनी, इससे एक रिजल्ट निकालना है। सुनना एक मिनट, इसको चेंज करो 25.3, वो वाटर वाले रिजल्ट्स थे जो मैंने पहले लिख दिए, और इसको भी काटो, ये ठीक है 30.7 से, ये करो 19.4 डिग्रीज, इसका 19.4 डिग्रीज है, यूं कर ले। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास में 50 रखवाओगे, ये तजर्बा लैब में कर लो जाके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30.7 आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 रखवाओगे तो ये 25.3 आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 रखवाओगे तो ये 19.4 डिग्रीज आएगा। ये करेक्ट कर लो। अच्छा अब जरा आ जाओ कि साइन 40 ओवर साइन 28.8 नहीं, साइन 25.3, तो बताओ ये कितना डिग्री आ गया? ये कितना जवाब आ रहा है जी? अब आ रहा है 1.5 आ रहा है। तीसरे रिजल्ट को भी चेक करते हैं। साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 डिग्रीज। अब ये तीसरा रिजल्ट देखो, साइन 30 ओवर साइन 19.4, ये भी कितना आता है? ये 1.5 आ रहा है। जी तो ये 1.5 ऐसे करके ये यूं आ जाता। अच्छा आपने नहीं, रायन अब चेक करो, साइन 30 ओवर साइन 19.4 1.5 आता है, 1.3 नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा था बच्चों, सुनना ध्यान से। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इन केस ऑफ ग्लास, आप जब प्रैक्टिकल करोगे 4 पिंस एक्सपेरिमेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब भी साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो लोगे, तो ये रेशो ग्लास के केस में हमेशा कितनी वैल्यू देगा? बोलो कितनी वैल्यू देगा? 1.5। यहां से हमने एक बात डिराइव करनी है, सुनना जरा एवरीबॉडी। अब एक मिनट रुको, मैं आपको अब ये वाटर के केस में, ये तजुर्बा वाटर के केस में भी अब करते हैं। सुनना जी अब ध्यान से प्लीज। फर्ज करो ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, और ये लाइट रे ऐसे असली रास्ता छोड़ के टुवर्ड्स द नॉर्मल यूं बेंड करेगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है।
नहीं भाई, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज याद नहीं करनी, ये सिर्फ सुन लो, एक बात बहुत आसान इससे निकलने वाली है, ये प्रूफ समझा रहा हूं, ठीक है। आप जरा एक सेकंड सुनो। अगेन देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और साइन आई ओवर साइन आर, ये एक टेबल सा बना रहा हूं, सुनो। अब देखिए, इसमें आपने ये याद रखना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखवाता ना वाटर के केस में 50 डिग्री, फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री रखवाऊं ये तजुर्बा करते हुए, तो पानी के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका निकलेगा 35 डिग्रीज। बात समझ आई? कितनी निकलेगा? 35। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं कम करवा के 40 डिग्री पे ले आऊं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका 28.8 डिग्रीज निकलेगा। और अगर मैं इसे और तीसरे तजुर्बे में एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री रखवाऊं, तो ये 22.2 डिग्रीज निकलेगा। मैसेज बच्चों मुझे प्लीज होस्ट पे करें, को होस्ट पे नहीं, होस्ट पे करें, इधर मैं नहीं पढ़ पाता हूं, को होस्ट मोबाइल है, होस्ट लैपटॉप। अब जरा गौर से सुनो, तो ये रिजल्ट्स निकलते पानी के केस में, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 रखवाते तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35 निकलता। फिर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करा के 40 पे ले आते, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होके 28.8 पे आ जाता। जी जी, आप ही जाने दें, ये रफ रफ वैल्यूज बता रहा हूं यार। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो फिर ये 22.2 डिग्री होता। जरा बच्चों एक बात बताओ, देखिए अब मैं अगर एक्सपेरिमेंट 1 में साइन आई ओवर साइन आर का रेशो लूं, तो चेक करो, साइन ऑफ 50 ओवर साइन ऑफ 35, क्या जवाब आता है इसका? तो इसका जवाब आता है 1.3। कोई यूनिट्स नहीं है इसके, बता दूं। सेकंड तजर्बे में, ये पहला तजर्बा था, सेकंड तजर्बा और तीसरा। सेकंड तजर्बे में मैं अगर साइन आई ओवर साइन आर, यानी साइन ऑफ 40 ओवर साइन ऑफ 28.8, इसको करूं तो इसका कितना आता है रेशो? 1.3 आता है। फिर साइन आई ओवर साइन आर, यानी साइन 30 ओवर साइन 22.2, इसका भी जवाब कितना आता है? तो हर एक केस में जवाब क्या एक जैसा ही नहीं आ रहा? तो यहां से एक फिर लॉ बनता है। सुनना, अब मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये तजर्बा ग्लास के साथ करें, सी आई यू ऑल वाचिंग, कि ये तजुर्बा अगर ग्लास के साथ किया जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइंस के रेशो लें, तो जवाब हमेशा टेबल में कितना कितना आ रहा है? 1.5 1.5 1.5। और पानी के केस में 1.3 1.3 1.3 आ रहा है, फिक्स्ड है। बताता हूं, ये भी सुनना। तो इधर से ना हमें एक स्नेल्स का एक लॉ निकला। स्नेल्स लॉ बेसिकली एक कानून है। अब छोड़ दीजिए, ये पिछले दोनों तजुर्बे सिर्फ समझाने के लिए थे, इसे लिखना लिखना नहीं है। जी जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकना आप जरा। मैं ये कह रहा था बच्चों, आप देखो जरा, लॉजिक के साथ बात करते हैं ना, असल में रटे लगवाना तो फायदा नहीं है। सुने, देखिए स्नेल ना एक साइंसदान था जिसने ये लॉ साबित किया कि यार आप जब भी किसी एक मीडियम में साइन आई ओवर साइन आर, यानी कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो निकलेगा तजुर्बे से प्रैक्टिकल करके, आप उन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आई ओवर साइन आर करके देखें, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी? एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। जरा बताना,
वो कांस्टेंट वैल्यू इन केस ऑफ ग्लास कितनी निकल रही है हर दफा? बोलो, इन केस ऑफ ग्लास कितनी निकल रही है वो? 1.5। साइन आई ओवर साइन आर का जवाब कांस्टेंट निकल रहा है 1.5। और इन केस ऑफ वाटर, बच्चों बताइए, इन केस ऑफ वाटर वो कितनी निकल रही है? वो 1.3 निकल रही है, या 33, चलो 1 डेसिमल तक। महद मैं सिर्फ पहली डेसिमल प्लेस तक की बात कर रहा हूं। अच्छा सुनो, अगर आपके रिजल्ट्स डिफरेंट भी आ रहे हैं ना, मैंने ये वैल्यूज असल में कह लो थोड़ी सी रफ रफ रखी है, बस मोटी मोटी बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल सही करोगे ना तो जो रिजल्ट्स निकले उनमें जब भी साइन आए ओवर कॉरेस्पॉन्डिंग साइन आर करोगे, उसका रिजल्ट ग्लास के केस में हमेशा 1.5 आएगा, और वाटर वाले तजुर्बे में हमेशा 1.3 आएगा साइन आई ओवर साइन आर का जवाब, क्या नहीं? जी हाफी आ रहा हूं इस बात पे। मुस्तफा आपके सवाल की मुझे नहीं समझ आई। एक सेकंड सुनो, छोड़ो बात। तो वो कहता है, सुनो, कहता है जी साइन आए, ध्यान देना जरा, साइन आए ओवर साइन आर का जवाब हमेशा कैसी वैल्यू होती है बच्चों? बोलो, किसी भी एक मीडियम में, ठीक है, किसी भी एक फिक्स मीडियम में, आऊंगा दानियाल इस पे, साइन आई ओवर साइन आर का जवाब, देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ये रेशो ऑफ साइन आई ओवर साइन आर हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा? बोलो, कांस्टेंट वैल्यू देगा, जो इन केस ऑफ ग्लास 1.5 हुआ करेगी, और जो इन केस ऑफ वाटर हमेशा 1.3। अच्छा, इस 1.3 को हम 4/3, यार कैलकुलेटर पे जरा करो, 4/3 भी 1.33 नहीं होता? जी जी आ रहा हूं। आज जरा जल्दी जल्दी भाग रहे हो, क्या चक्कर है? आगे आगे दौड़ना चाह रहे हो? जरा हौली। देखिए मैंने कभी ऐसा किया है कि मैं डेफिनेशन छोड़ के गया हूं, तो तसल्ली रखें। 6:15 में है जी, 2 मिनट अभी सुन लो। नहीं महत, प्रैक्टिकल करके ये अभी चेक कर लेना आप कभी, ये दोनों एक जैसा, यही आंसर्स आएंगे। ग्लास के केस में हमेशा 1.5, और इसके केस में अच्छा 1.3 या 4/3 एक ही बात है। ज्यादा वैसे हम पानी के केस में आगे यूज इसको करेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी रख लें, कोई नहीं। सुनना आप जरा यार, अभी ये वाटर टू एयर, एयर टू ग्लास वाले चक्कर छोड़ दो। मैं कह रहा हूं ग्लास इस्तेमाल करके जब ये तजुर्बा करोगे तो साइन आई ओवर साइन आर का जवाब हमेशा 1.5 आएगा। जब पानी यूज करके ये तजुर्बा करोगे तो फिर आपका साइन आई ओवर साइन आर का जवाब हमेशा 1.3 आएगा। ये पीछे रिजल्ट में प्रूव हो गया ना? तो बच्चों बात सुनो, ये साइन आई ओवर साइन आर का जवाब जो कांस्टेंट वैल्यू है भैया, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी को पता है? इस साइन आई ओवर साइन आर के कांस्टेंट वैल्यू का साइंस में एक खास नाम है। क्या है वो नाम? कोई बताए जी, कोई टिंकू है, कोई बबलू है, क्या नाम है? नहीं, बशीर नाम नहीं है जी। मोहित बड़े शरारती हो गए यार। ओ भाई, बशीर नाम नहीं है इसका। देखिए इसका नाम है, नहीं ये शकीला नाम भी नहीं है जी, शकीला भी। इस कांस्टेंट वैल्यू का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये हरकत मैं जरा इसलिए करता हूं थोड़ा लाइट मूड करके कि आपको ये बात फिर हमेशा याद रहे, ठीक है? तो अब आपको याद रहेगा ये शकीला या बशीर नहीं है ना, हमीदा है। ये बेसिकली दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एक नाम रखा है ना साइंसदानों ने, उस टाइम इसका नाम बशीर रख देते तो मान लेते हम, कोई कोई भी नाम रख लेते तो हम मान लेते। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने नाम रखा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय
मैं आपको सिर्फ चीजें देखो सेंस के साथ करा रहा हूं। ये वही बात है जो आपको अभी मैं लिखूंगा याद आ जाएगी। कुछ याद है आपने नाइन्थ में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। कुछ याद आ रहा है? हाँ, 8वीं 9वीं में। लेकिन पल्ले उस टाइम कुछ नहीं पढ़ा कि यार ये हम बोल क्या रहे हैं, क्या चक्कर है। तो चक्कर ये है, इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n ऑफिशियली। जरा सुनो, तो अब देखिए मैं यूं लिख सकता हूं कि ये कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं जो n से डिनोट होता है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? n इज इक्वल टू, मैं जरा इसको फ्लिप्ड ओवर लिख रहा हूं, n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। अभी बताता हूं कब क्या करना है। समझ में आई बात? जी साथ अब देख लो, अब क्लियर हुआ ना? तो n, हालांकि बात देखो इतनी पप्पू किस्म की है कि वो ये कह रहा है कि यार आप जब भी ग्लास के केस में साइन आई ओवर साइन आर का रेशो लोगे तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू 1.5 देगा। जब भी ग्लास के साथ तजुर्बा करोगे, वो समझ आई? वही तजर्बा जो कल की क्लास में 4 पिंस वाला रिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट जो था, रिफ्लेक्शन वाला नहीं, कि नहीं? क्यों जी, अब क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, बोलो कितना है? फॉर ग्लास इट इज 1.5। जी जी अफान, आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं यार, आप लोग आगे दौड़ रहे हो, आऊंगा भाई तसल्ली से। एंड फॉर वाटर ये साइन आई ओवर साइन आर का रेशो हमेशा, अच्छा आज से 1.3 के बजाय हम इसे यूज क्वेश्चनों में ज्यादा 4/3 करेंगे, वो भी 1.3 होता है, क्या नहीं? चलिए वेरी नाइस जी, बहुत खुशी हुई, आपको आसान लगा, समझ में आया सबको, बड़े टक टक करके सबके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ये अच्छा लगता है यार, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है समझ आसान लगी। ठीक है जी अरम, अब देख लो कितना इजी था। इंशाल्लाह आगे भी, मैंने आपको इसलिए कहा था, देखो ये चैप्टर जिस तरह मैंने रखे हैं, मैंने चूंकि एंड पे के लिए मैंने रखे होते हैं, तो मैं आपके दिमाग पे बोझ नहीं डालूंगा ज्यादा, इसलिए कह रहा हूं ये चीजें करनी चाहिए। जी जी, तो बच्चों अब आइए, तो हाफी अभी ये क्लियर हुआ वैसे? अब इजी लगा कुछ? तो कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, मैं क्लियर कर देता हूं। सही बात है। चलिए तो बस फिर तो देखो, बात सुनो, आसान बात सिर्फ ये देखनी है कि यार अगर आप वो 4 पिंस वाला तजर्बा करें ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री रखवा के प्रैक्टिकली करके जाके देखो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास के केस में 30.7 डिग्री ही निकलेगा, चाहे वो चाइना का ग्लास है चाहे अमेरिका का। तो जब आप साइन आई ओवर साइन आर का रेशो लोगे, साइन 50 और साइन 3.7, तो जवाब 1.5 आएगा। फिर इसी तरह अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप 40 रखवा के देखें तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25.3 निकलेगा। ठीक है, ये 25 पॉइंट, ये टेबल में लिखा हुआ 3 निकलेगा। तो जब आप उसका साइन आई ओवर साइन आर लोगे तो जवाब फिर 1.5 ही आएगा। तो इससे एक लॉ बना ना, ये बात समझ आई? इससे एक लॉ बना, मैं एक मिनट इसकी डिटेल्स पे आता हूं, बस ये 2 मिनट की बात कंप्लीट कर लो फिर इसको, फिर ताकि मैं कल इधर इससे कंटिन्यू करूं, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बच्चों सुनना, अब मुझे एक बात बताओ कि साइन आई ओवर साइन आर का ये जो रेशो है, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है? एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू is called refractive index. What do we call this? Refractive index, which is denoted by a small n. तो अब आओ जरा स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन पे, ये 2 मार्क्स की पूछता है बच्चों। स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ फॉर यू? जी अफान आ रहा हूं यार, क्या हो गया, आप इतनी जल्दी में क्यों आज? तो भाई जो आप बात पूछ रहे हो, मैंने इसको तफसील से करना है, पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर।
मुझे जरा काइंडली अपने सीक्वेंस से ना चलने दिया करें, क्योंकि आप लोग आगे आगे जाते हो, जरा मेरे साथ साथ रहो। जो बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है, ये इस तरह चल रहा है, अगली बात मैं खुद बताऊंगा। तो स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ ये है कि सुनो, ये पूरा स्नेल्स लॉ है, ये पूरा स्नेल्स लॉ ही है, इसे लफ्जों में लाओ। यानी स्नेल ने क्या लॉ बताया कि देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशो, ये रेशो ले रहे हो ना, प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे, दैट द रेशो between sine of incident angle and sine of refracted angle will always give us a constant value in case of a certain medium. ठीक है? तो this law states, ये चीजें हमने once and for all करनी है, इसलिए तसल्ली से कर रहा हूं। This law states that the ratio between, अब लिखते हुए पूरा अंग्रेजी का लफ्ज लिखने, देखो, between sine, लिखते हुए मैथमेटिकली ऐसा ही लिखते हैं, अंग्रेजी में पूरा लिखते हैं। The ratio between sine of angle of incidence to the angle of, sorry, to the sine of angle of refraction will always be, समझ के देखो, डेफिनेशन तक समझ के, will always be constant for a given pair of medium. So Snell's law states that the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will always be constant for a given pair of medium. तो बताओ, for glass it will always be how much? 1.5. For water it will always be how much? 1.3, या आपसे 4/3 बोलो, वाटर के लिए 4/3 का ज्यादा बेहतर है, तो जवाब उससे एक्यूरेट है। खैर 1.3 भी ठीक है। अब जरा बच्चों सुनो, एक और 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लॉ का तो मतलब समझ आ गया ना? तो ये बात स्नेल ने उस तजुर्बे से साबित की। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपको आसान लगा, खुशी हुई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन 2 मार्क्स की भी पूछता है। लाइट का तजुर्बा पता है, लाइट का क्वेश्चन पास पेपरों में आएगा, बोलेगा डिफाइन स्नेल्स लॉ, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, 2-4 मार्क्स डेफिनेशनों के और 4-5 मार्क्स वर्किंग, यही जो सारा कुछ जो पीछे करके आए। नहीं ब्रेक नहीं है, पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन। अच्छा बच्चों, आज मैं ये केमिस्ट्री का वो चैप्टर भी एंड करूंगा, मोल्स कल से स्टार्ट होगा। तो वो जो आपने मोल्स का रोला डाला हुआ है, सबको बहुत मुश्किल लगा, आप देखिएगा वन ऑफ द इजीएस्ट इंशाल्लाह आपको मोल्स लगेगा, और बड़ा ए लेवल स्टाइल से फिट कर दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आओ बच्चों, ये क्या कहानी है सुनो, अगेन इसी से समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कांस्टेंट वैल्यू है किसकी? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो आता है, वो रेशो का जो कांस्टेंट वैल्यू थी, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is that constant value of the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. So it is that constant value of the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. नहीं जी नहीं, ये बस जो बताया इतना काफी है। और लास्ट बात आज की ये लिखिए, फिजिक्स वाले ये लिखें, डेफिनेशन लिख लिया जी सबने, इसको कर लो स्क्रीनशॉट।
जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, रेशोज हमेशा यूनिटलेस होती है ना। सबका हो गया? चलिए अब जरा आओ, आज की लास्ट बात मैं लिखता हूं ताकि कल मैं इधर ही से कंटिन्यू करूं, काम जल्दी हो जाएगा। बच्चों अब याद रखना, सुनो, जब भी आप लाइटर टू डेंसर मीडियम जाओगे, अब वो जो बात अफान आप पूछ रहे थे, जब भी लाइटर टू डेंसर मीडियम जाओ तो ऑलवेज फॉर्मूला क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? n इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर। एंड व्हेन डेंसर टू लाइटर मीडियम जाओ, डेंसर टू लाइटर मीडियम जाओ तो ऑलवेज, इसे अप्लाई कल करूंगा फिर। अब सुनना बच्चों, ये फॉर्मूला लाइटर टू डेंसर है, साइन आई ओवर साइन आर, बट जब आप डेंसर से लाइटर में जाओगे तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, साइन आर ओवर साइन आई। ये बड़ी अहम बात है, लर्न इट, कि जब लाइटर टू डेंसर तो आई ओवर आर, जब डेंसर टू लाइटर तो आर ओवर आई। इसको याद यूं भी रख सकते हो, देखो लाइटर में आई का अल्फाबेट आ रहा है ना ऊपर, याद यूं रखो, लाइटर में आई का अल्फाबेट आ रहा है ना पहले, और डेंसर में आर का अल्फाबेट आ रहा है बाद में। ऐसे स्टूपिड तरीके बनाया करो यार, होते बड़े हैंडी हैं ये, भूलती नहीं बात कभी। तो लाइटर टू डेंसर यानी आई पहले आ रहा है, आर बाद में आ रहा है, याद हो गया ना। और डेंसर में देखो, अब पूरे डेंसर के लफ्ज में आई तो कहीं नहीं है, आर ही है, लाइटर में आई ही है, तो अब जब आओ तो इसमें आर ओवर आई होगा, तो डेंसर टू लाइटर में आर ओवर आई। क्यों जी? इसकी कैलकुलेशंस कल यहां से इंशाल्लाह फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे।